हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू चैनल ऑफ IIT जैम एंड CSI नेट। तो आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पेपर की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सिंस एग्जाम इज कमिंग नियर, तो पढ़ाई का तरीका थोड़ा बदलने की बहुत ज़रूरत है, थोड़ा सा और प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रिसाइजली और कैटेगराइज करने की ज़रूरत है कि भाई आपको किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और किस चीज़ पर नहीं ध्यान देना चाहिए, है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हुए आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ ट्रांजिस्टर का सेकंड लेक्चर, जिसपे हम बात करेंगे कॉमन इमीटर के बारे में। पिछली क्लास की बात करें तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कॉमन बेस, ट्रांजिस्टर का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें कॉमन बेस या कुछ बेसिक बातें भी डिस्कस हुई थी। कॉमन बेस की बाइसिंग किस तरह से होती है, किस तरह से इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हो, किस तरह से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हो, क्या मतलब है किन चीज़ों के, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इन डिटेल बातें करी थी। आज की क्लास में वी विल बी टॉकिंग अबाउट, आज के सेशन में वी विल बी टॉकिंग अबाउट कॉमन इमीटर, टू बी वेरी प्रिसाइज। कॉमन इमीटर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला है, पहली बात। रीजन क्या है उसका, कुछ इंपॉर्टेंट बातें है ना। आज की क्लास में हम कॉमन इमीटर डिस्कस करेंगे एंड कोशिश रहेगी कि लोड लाइन एंड क्यू पॉइंट भी डिस्कस कर सकें, साथ ही साथ दोनों ही चीजें डिस्कस करने वाले। चलो शुरू करते हैं भाई ट्रांजिस्टर के साथ। ट्रांजिस्टर में एज यू ऑल नो, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। इधर इट कुड बी पीएनपी, है ना, और एनपीएन। और हमें ये बात भी बहुत अच्छे से पता है, सिंस रिस्पॉन्स टाइम ऑफ एनपीएन इज फास्टर, तो इसलिए हम प्रेफर भी इसी को ज्यादा करते हैं। रिस्पॉन्स इज फास्टर, तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं एनपीएन को ज्यादा। बट एनपीएन इस्तेमाल करने के बाद भी आपके पास डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन हो सकते हैं, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं, यू हैव कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड यू हैव कॉमन कलेक्टर। ठीक है, आगे बात करें तो फर्दर इन सभी में से आप कोई भी एक चूज कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा चूज करने का तरीका रहता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। अगर मैं वोल्टेज गेन चाहती हूँ तो मैं एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर चूज करूंगी, अगर मैं करंट गेन चाहती हूँ तो मैं कुछ दूसरा टाइप चूज कर सकती हूँ, एंड अगर मैं दोनों ही चाहती हूँ तो मेरे लिए चॉइस कुछ और हो सकती है। ठीक है, तो अगर बात करें, यहां पर वोल्टेज गेन बहुत ज्यादा होता है, बट करंट गेन जो है आपका दैट इज स्मॉल। दूसरी तरफ कॉमन कलेक्टर के केस में आपके पास करंट गेन लार्ज होता है और वोल्टेज गेन स्मॉल होता है। बट ऐसी सभी एप्लीकेशंस जहां पर आपको दोनों तरह के गेन्स की रिक्वायरमेंट है, आपको वोल्टेज एम्पलीफिकेशन भी चाहिए, करंट एम्पलीफिकेशन भी चाहिए, तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं कॉमन इमीटर पे, जो कि कहता है कि भाई मेरे पास वोल्टेज गेन हो या करंट गेन हो, बोथ आर लार्ज, दोनों ही क्या है, लार्ज हैं आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से भाई तो इस तरह से आपके पास जो ऑब्वियस चॉइस होती है दैट इज मेनली कॉमन इमीटर की चॉइस। हम ज्यादातर केसेस में कॉमन इमीटर को प्रेफर करते हैं। इन फैक्ट हमें जब लोड लाइन और क्यू पॉइंट को एग्जामिन करना होता है तब भी हम कॉमन इमीटर को ही बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा ठीक है, हमने कॉमन इमीटर भी चूज कर लिया, जैसे कि बाकी सभी है कॉमन बेस में डिस्कस हुआ था, यहां पर भी आपके पास डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि इनपुट सेक्शन को आपने किस तरह से बाइस किया है, आउटपुट सेक्शन को किस तरह से बाइस किया है, उस पर डिपेंड करते हुए आपके पास डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन हो सकते हैं। जनरली 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं, उनमें से एक हम नहीं यूज करते, दैट इज रिवर्स एक्टिव मोड को इस्तेमाल नहीं करते, बट अदरवाइज कट ऑफ मोड,
सैचुरेशन मोड एंड लास्टली आपके पास आता है एक्टिव मोड, है ना। ये तीनों मोड हम इन जनरल इस्तेमाल करते हैं अलग अलग जगह पर। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो हम लोग प्रेफर करते हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, क्योंकि हम वोल्टेज गेन की बात कर रहे हैं, करंट गेन की बात करें तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट एम्पलीफिकेशन, है ना। तो एम्पलीफिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम ट्रांजिस्टर को बायस करते हैं इन एक्टिव मोड। ये दोनों मोड इस्तेमाल होते हैं लॉजिक गेट्स में। ठीक है, एक्टिव मोड की बात करें तो आपके पास इनपुट सेक्शन हो सकता है एंड आउटपुट सेक्शन हो सकता है। ठीक है, इनपुट सेक्शन को हम करते हैं फॉरवर्ड बायस यूजुअली एंड आउटपुट सेक्शन को हम करते हैं रिवर्स बायस। एक और बात सुनना, सिंस इनपुट सेक्शन इज फॉरवर्ड बायस तो यहां पर आपका रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है। ठीक है, आर इनपुट लो और यहां पर आर आउट जो है आपका दैट इज हाई। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। चलो ये भी डिसाइड हो गया कि हमें किस तरह से बाइसिंग करनी है, कौन सा मोड चूज करना है, वो भी बात हो गई है। अब और आगे बात कर लेते हैं कि भाई बाइसिंग किस तरह से होगी। बाइसिंग ऑफ कॉमन इमीटर। कॉमन इमीटर कैसा है भाई? ऐसा दिखता है कुछ, जहां पर आपको करंट की डायरेक्शन दिख रही हो, एरो दिख रहा हो, इसका मतलब वो क्या है आपके पास, दैट इज योर इमीटर। तो कॉमन इमीटर है तो कॉमन टर्मिनल को हम यूजुअली ग्राउंड करते हैं। यह है बेस, यह है आपका कलेक्टर, दिस इज योर इमीटर। अगेन हम एनपीएन टाइप चूज कर रहे हैं तो दिस इज योर एन टाइप, दिस इज पी टाइप एंड दिस इज एन टाइप अगेन। ठीक है भाई, अब इनपुट सेक्शन की बात करें तो ये आपके पास इनपुट सेक्शन है। तो सबसे पहले तो एक रेजिस्टेंस लगेगा और इस सेक्शन को हम फॉरवर्ड बायस करेंगे। दिस इज पी, दिस इज एन, तो फॉरवर्ड बायस कुछ इस तरह से होगा, है ना। एक बात और, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि भाई जो कॉमन टर्मिनल होता है ना, उसे हम ना तो इनपुट में मेंशन करते ना ही आउटपुट में मेंशन करते। तो उस तरह से अगर नाम दूं तो ये मेरे पास एक बैटरी है जो कि बेस पे कनेक्टेड है, दिस इज माय बेस रेजिस्टेंस, और जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी आईबी करंट। एक और बात देखो, करंट की डायरेक्शन ये है, बेस इज एट पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव पे और ग्राउंड पे, तो पोलैरिटी के हिसाब से दिस शुड बी VBE। ठीक है, ये क्या है आपके पास, VBE है। VBE इज योर इनपुट वोल्टेज। इसी तरह से अगर आउटपुट सेक्शन की बात करोगे तो आउटपुट सेक्शन में आपके पास अगेन एक रेजिस्टेंस लगेगा, देन यू विल अप्लाई ए बैटरी। ये तो ग्राउंडेड है, एन तो ग्राउंडेड है, आपको इसी को फॉरवर्ड बायस करना, रिवर्स बायस करना है। तो रिवर्स करना है तो यहाँ पॉजिटिव लगाऊंगी, तो दिस इज माय रिवर्स बायस। टर्मिनोलॉजी की बात करें तो दिस इज योर VCC, ये है कलेक्टर रेजिस्टेंस। करंट इस तरह से फ्लो करेगा, IC करंट। और बात करें तो कलेक्टर इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड इमीटर इज ग्राउंडेड दैट इज नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इस तरह से ही मेंशन करते हैं हम लोग। ठीक है भाई, हाँ। तो अब सुनना, तो यहां पर जो आउटपुट वोल्टेज है अक्रॉस द जंक्शन दैट इज VCE। हम जो ये VBE या VCE लिख रहे हैं वो किस पर्सपेक्टिव से लिखते हैं भाई, ये भी सुन लो एक बार। VBE जो कि आपके पास क्या है, इनपुट वोल्टेज है। किस तरह से लिखते हो, बेस इज एट हायर पोटेंशियल, है ना। इसी तरह से VCE की बात करें तो यह है आउटपुट वोल्टेज,
और यहां पर अगर बात करोगे तो कहोगे कलेक्टर इज एट हायर पोटेंशियल। आपने बाइसिंग कुछ इस तरह से की है कि बेस हायर पोटेंशियल पे है, कलेक्टर भी हायर पोटेंशियल पर है। आप इसी तरह से बाइसिंग करते हो। अब बात आती है अगली बात कैरेक्टरिस्टिक्स की। इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो क्या होंगी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक? पहले इनपुट पैरामीटर्स पता कर ले। इनपुट पैरामीटर्स हमारे पास क्या क्या हैं? एंड आउटपुट पैरामीटर्स क्या हैं? तो इनपुट पैरामीटर में हमारे पास वोल्टेज तो पता चली गई है, दैट इज योर VBE। इनपुट करंट आपके पास IB फ्लो कर रहा है। इनपुट रेजिस्टेंस है RB। ठीक है, ये आपके इनपुट पैरामीटर्स है। इसी तरह से आउटपुट पैरामीटर्स की बात करें तो पहला है VCE, दूसरा है आपके पास कलेक्टर करंट दैट इज योर IC एंड कलेक्टर रेजिस्टेंस। तो ये क्या है? आपके आउटपुट पैरामीटर हैं। ठीक है भाई। अब बात करेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की, दोनों के बारे में डिटेल में बात करने वाले। तो सबसे पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है, कैसे प्लॉट बनता है? दिस इज बेसिकली द प्लॉट बिटवीन इनपुट वोल्टेज and input current by keeping output वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। दिस इज बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन। है ना? अब मेरे पास इनपुट वोल्टेज क्या है, यानी कि ये प्लॉट है बिटवीन VBE एंड IB। मैं कांस्टेंट किसको रखूंगी? आई विल बी कीपिंग VCE एज कांस्टेंट। ठीक है भाई। अब मुझे क्या करना है? सबसे पहली चीज, ये आपके पास VBE है, अप्लाइड पोटेंशियल, यहां पर है बेस करंट, प्लॉट बनाना है। ठीक है। ट्रांजिस्टर किसी भी मोड में ऑपरेट कर रहे हो आप, कॉमन बेस ले लो, कॉमन इमीटर ले लो, कॉमन कलेक्टर ले लो, कैसे भी कर रहे हो, बट ट्रांजिस्टर की नॉर्मल वर्किंग नहीं चेंज होती, कभी भी हमेशा वैसी ही रहती है। तो अगर उसके बारे में बात करें तो आपके पास मान लिया ये इमीटर सेक्शन है, ये बेस सेक्शन है एंड दिस इज योर कलेक्टर सेक्शन, ऐसा कह देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज, मान लो VCE की वैल्यू 0 है, केस 1 VCE 0 है। अगर VCE की वैल्यू 0 है, इसका मतलब आपने आउटपुट सेक्शन में कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ ये जो इनपुट सेक्शन है इसको आपने क्या कर दिया है? फॉरवर्ड बायस कर दिया है, कुछ इस तरह से। तो ये सिंपली एक डायोड के जैसे बिहेव करेगा, जैसे डायोड फॉरवर्ड बायस में बिहेव करता है वैसा ही बिहेव करने वाला है। डायोड इन फॉरवर्ड बायस, जैसा नॉर्मल डायोड फॉरवर्ड बायस में बिहेव करता है वैसा ही बिहेव करने वाला है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक, अगर सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर कंसीडर कर रहे हो तो कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी, या फिर इनफैक्ट यहां पर आपकी कुछ कट इन वोल्टेज होगी 0.7 वोल्ट, और उस पर जाके करंट एकदम से शार्पली इंक्रीज हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, ये नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है। अब अगर हम कलेक्टर पे पॉजिटिव पोटेंशियल भी दे देते हैं, केस 2 कलेक्टर पे +2 वोल्ट दे दिया मान लिया, तो अब क्या हो गया? इनपुट डायोड पहले भी फॉरवर्ड बायस था, अभी भी फॉरवर्ड बायस ही है, बट साथ ही साथ यहां पर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल और दे दिया। तो अब क्या होगा भाई? यहां से जो चार्ज कैरियर शुरू हुए, यहां से जो चार्ज कैरियर शुरू होंगे वो भाग भाग के जाएंगे, उनके पास यहाँ का अट्रैक्शन फोर्स भी है। अट्रैक्शन फोर्स भी है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इमीटर से शुरू होकर कलेक्टर के पास बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे।
बट हम ना तो इमीटर करंट को मेजर कर रहे हैं अभी के लिए, ना ही कलेक्टर करंट को मेजर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बेस करंट। ठीक है, बेस करंट क्या होगा भाई, कोई किसी को बेस को बहुत तेजी से क्रॉस करके निकल गया तो रिकम्बिनेशन कम हो जाएगा आपका, रिकम्बिनेशन इज लेस। और इसीलिए आपका जो बेस करंट है रिड्यूस हो जाता है। कोई चीज जब रिड्यूस होती है, ज्यादा पोटेंशियल देने पे कम वोल्ट करंट आ रहा है, तो आप प्लॉट को किस तरफ शिफ्ट करेंगे, राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये था आपका VC, मान लिया 0 वोल्ट, ये था 2 वोल्ट, और बढ़ाओगे तो वैल्यू और आ जाएगी उसके साथ 5 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि ज्यादा पोटेंशियल दोगे तो ज्यादा भाग भाग के जाएंगे, बेस में रिकम्बिनेशन और रिड्यूस हो जाएगा, और बेस में रिकम्बिनेशन रिड्यूस होगा तभी हमारा बेस करंट इफेक्टिवली रिड्यूस होगा। रिकम्बिनेशन ज्यादा होगा तो बेस करंट ज्यादा होगा, रिकम्बिनेशन कम हो रहा है तो बेस करंट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फिनोमेना आता है जिसको आप कहते हैं बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। सुनना ध्यान से, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, या फिर दूसरी भाषा में बोले तो अर्ली इफेक्ट। क्या है भाई ये, देखो आपके पास ट्रांजिस्टर था कुछ इस तरह से, ये आपके पास इमीटर है, ये है बेस एंड ये है कलेक्टर, करेक्ट। अब आपने क्या किया, ये सेक्शन तो फॉरवर्ड बायस है, इधर का बात नहीं कर रहे, इधर की बात कर रहे हैं आउटपुट सेक्शन की। तो आउटपुट सेक्शन की बात करें तो बेस पे आपने यहां पर आपने पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया। ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया, और पॉजिटिव पोटेंशियल लगाने के बाद आपके पास हुआ क्या, रिवर्स बाइसिंग हुई। क्या हुई, रिवर्स बाइसिंग। उसकी वजह से क्या होता है भाई, उसकी वजह से आपके पास डिप्लीशन रीजन जो है उसकी विड्थ इंक्रीज हो जाती है, विड्थ इंक्रीज हो जाती है। और अगर विड्थ इंक्रीज हो गई तो कहां पर ज्यादा बढ़ेगी, ये सवाल है। ये बढ़ेगी भाई, इंक्रीजेस इन बेस मोर। क्यों, क्योंकि यहां पर ना डोपिंग कम है, डोपिंग इज मिनिमम। तो आप लोगों को एक बात और पता है कि भाई यहां पर ना जो डोपिंग है वो डिपेंडेंट है, इज डिपेंडेंट ऑन किस पर, या फिर डिप्लीशन रीजन इज डिपेंडेंट ऑन डोपिंग। जितनी ज्यादा डोपिंग होगी उतनी ही कम डिप्लीशन रीजन की विड्थ होगी। तो हुआ क्या, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन बेस में ज्यादा हो रही है, यानी कि मान लो इतना हिस्सा ऑक्यूपाई हो गया, मान लो इतना हिस्सा ऑक्यूपाई हो गया, इधर भी थोड़ा सा तो इधर भी होगा, स्लाइट मान लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास बेस में जो फ्री चार्ज कैरियर वाला एरिया है दैट इज रिड्यूस्ड, वो कम हो गया है। यानी कि इसको दूसरी भाषा में कहते हैं कि एक्टिव एरिया ऑफ बेस इज रिड्यूस्ड। ठीक है, एक्टिव एरिया रिड्यूस हो गया, इसका मतलब बेस की जो विड्थ है इज मॉड्यूलेटेड। इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं बेस विड्थ का मॉड्यूलेट हो जाना, या फिर अर्ली इफेक्ट, इसी को नाम दिया जाता है। ठीक है भाई, तो हमारे पास इस तरह से प्लॉट बनकर आते हैं। अब बात करेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से बनेंगी।
आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसकी बात करें तो इसके बारे में बात करने के लिए सबसे पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए भाई, प्लॉट बनाना किस किस के बीच में है, क्या चीज को कांस्टेंट लेंगे, इन सभी चीजों का ध्यान रखना है सबसे पहले तो। ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्लॉट बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। कांस्टेंट किसको रखेंगे? आप कांस्टेंट रखने वाले हैं इनपुट करंट को। इस बार इनपुट करंट को इस बार कांस्टेंट रखने वाले हैं। अब इनपुट करंट है क्या आपके पास? इनपुट करंट है भाई मेरे पास IB। ठीक है, और ये मेरे पास प्लॉट है VCE एंड IC के बीच में। VCE एंड IC के बीच में प्लॉट बनाना है। ठीक है, चलो भाई बनाते हैं प्लॉट। इधर है मेरा IC, इधर है VCE। सबसे पहले हम सोचते हैं कि बेस करंट सपोज 0 है ना, सपोज बेस करंट 0 है। सबसे पहले IB इज 0, या फिर IB 0 होने का मतलब कि हमने इनपुट सेक्शन में कुछ किया ही नहीं है, चार्ज कैरियर वहां से आए ही नहीं, अदरवाइज इक्का दुक्का तो रिकम्बाइन होने वाले थे, वहां पर कुछ हुआ ही नहीं। यानी कि इनपुट सेक्शन इज ओपन, है ना। इनपुट सेक्शन अगर ओपन है उस टाइम पे आपका सिर्फ और सिर्फ आउटपुट सेक्शन एक्टिव है, जो कि रिवर्स बाइस्ड है ना। आउटपुट सेक्शन इज रिवर्स बाइस्ड, और इसकी वजह से लीकेज करंट फ्लो करेगा, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट, जिसको आप रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कह सकते हैं। जैसे कि हमने बेस में नाम दिया था वैसे ही यहां पर भी नाम देंगे। क्या भाई, देखना ध्यान से, करंट इन ICEO। कब? जब IB की वैल्यू 0 है। करंट इन कलेक्टर इमीटर जंक्शन व्हेन इनपुट इज ओपन, है ना। करंट इन कलेक्टर इमीटर जंक्शन इमीटर क्या है? ओपन है, इमीटर इज ओपन, ऐसा कंसीडर आप कर रहे हैं। ठीक है, एक और कमाल की बात है, हमने कॉमन बेस के केस में भी ऐसा ही एक लीकेज करंट देखा था, जिसको हमने नाम दिया था ICBO का। अगर इसका कंपैरिजन करा जाए तो ये वैल्यू है आपके पास β+1 ICBO, वेयर बीटा इज करंट गेन ऑफ कॉमन इमीटर। अभी बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, अभी बात करेंगे, या फिर कर ही लेते हैं। एक सेकंड दीजिए मुझे बस। तो बीटा जो है आपका इज करंट गेन। करंट गेन क्या होता है भाई? करंट गेन कुछ नहीं होता हमारा, दिस इज आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। आउटपुट करंट क्या है? आउटपुट करंट है हमारे पास कलेक्टर करंट, ये है IB, और आप लोगों को पता है रेंज क्या होती है इनकी। इमीटर करंट और कलेक्टर करंट यूजुअली मिली एम्पियर्स में रहता है, और ये माइक्रो एम्पियर्स में ही रहता है। तो उसके हिसाब से आपके पास बीटा की वैल्यू आती है लार्ज। कितनी होती है अप्रॉक्सीमेटली? वी हैव 50 to 500 की रेंज के आपको मार्केट में ट्रांजिस्टर मिल जाते हैं बीटा की वैल्यू के लिए सुटेबल। ठीक है, आप बीटा की वैल्यू बोलोगे एंड अकॉर्डिंगली आपको ट्रांजिस्टर मिल जाएगा मार्केट में। ठीक है भाई, नाउ
यहां पर अगर वोल्टेज गेन की बात करें, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज आपकी है ये, इनपुट वोल्टेज आपकी ये है। ऑब्वियसली VBE तो बहुत स्मॉल है क्योंकि ये जंक्शन वोल्टेज है। फॉरवर्ड बायस जब हो जाता है ट्रांजिस्टर तो एक फिक्स वोल्टेज रहती है 0.7 वोल्ट के अराउंड, है ना, उससे ज्यादा नहीं होती। तो अगेन दिस इज लार्ज। तो कॉमन इमीटर को इसलिए भी ज्यादा प्रेफर किया जाता है कि आपके पास करंट गेन और वोल्टेज गेन दोनों ही बहुत लार्ज होते हैं, तो दोनों ही एप्लीकेशन में सुटेबल है आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अब IB की वैल्यू बढ़ाते। IB की वैल्यू बढ़ाने से क्या होगा मेरा, ऑब्वियसली इमीटर से चार्ज कैरियर जाएंगे, कुछ बेस में रिकम्बाइन होंगे, बाकी के कलेक्टर के पास जाएंगे। तो बेस करंट बढ़ा तो इमीटर से, आई एम अज्यूमिंग इमीटर से ज्यादा चार्ज कैरियर आ रहे थे, वो कलेक्टर के पास ज्यादा पहुंच रहे हैं, तो मेरा कलेक्टर करंट भी ज्यादा हो जाएगा, ऐसा। कुछ ऐसा, ठीक है भाई। अब इस हिसाब से सोचो तो आपके पास क्या चीजें आ जाएंगी, ये IB की वैल्यू मान लो मैंने कितनी कर दी, 5 माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर, 15 माइक्रो एम्पियर, है ना, 20 माइक्रो एम्पियर और 25 माइक्रो एम्पियर। बढ़ाते जाओगे आप, कोरस्पॉन्डिंगली वैल्यू आपकी इंक्रीज होती जाएगी। स्केल इधर भी बनाएंगे, ऑब्वियसली ये मिली एम्पियर्स में होगा स्केल, बट क्या स्केल बनेगा, अगर इफ बीटा इज इक्वल टू 100, स्टैंडर्ड वैल्यू चूज कर लेते हैं, आप कोई भी वैल्यू चूज करके प्लॉट कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा भाई, दिस इज योर 0.5, है ना, मिली एम्पियर। अगली वैल्यू आ जाएगी 1 मिली एम्पियर, फिर आ जाएगा आपके पास 1.5 मिली एम्पियर, फिर आ जाएगा 2 मिली एम्पियर, फिर 2.5 मिली एम्पियर। इस तरह से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, स्केल बन जाएगा। अब फिर से वही वाली बात है कि यहाँ पर भी आपके पास हमने करेक्टरिस्टिक बनाई है, तो ये जो करेक्टरिस्टिक वाला रीजन है ये बेसिकली आपके पास क्या कहलाता है, एक्टिव मोड कहलाता है। एक्टिव मोड मतलब कि इनपुट सेक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस किया, आउटपुट सेक्शन को हमने रिवर्स बायस किया, इसको हम जनरली एक्टिव मोड कहते हैं। और यहां पर देखो, यहां पर एक सेक्शन है, इस सेक्शन को आप कहते हो सैचुरेशन मोड, और यहां जो सेक्शन है इसको आप कहते हो भाई क्या, कट ऑफ मोड। है ना, इसको आप क्या कहते हो, कट ऑफ मोड कहते हो। तो ये डिफरेंट सेक्शंस हैं आपके पास। अब इन सेक्शंस के बारे में बात करें तो देखो, मेरी बात सुनना ध्यान से, ये नीचे वाला सेक्शन कहता है कि इनपुट करंट 0 है। इनपुट करंट 0 है मतलब इनपुट सेक्शन में मैं कुछ कर नहीं रही हूं, और आउटपुट सेक्शन मेरा यूजुअली रिवर्स बायस है, तो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ही फ्लो करेगा, और उसको हम कहेंगे कि भाई वो कट ऑफ के जैसा ही है ना। अगर कट ऑफ मोड की बात करो तो इस मोड में IB भी 0 है और IC भी बहुत स्मॉल है, इनफैक्ट माइक्रो एम्पियर्स में है ना। तो ये कब होगा, जब इनपुट सेक्शन मेरा रिवर्स बायस हो, या तो नो बायस हो या फिर रिवर्स बायस हो, यही दो सिचुएशन हो सकते हैं। और ये भी तभी होगा जब आपका आउटपुट सेक्शन रिवर्स बायस हो। ठीक है भाई, करेक्ट। अब दोनों ही सेक्शन रिवर्स बायस है, तो इस पर्टिकुलर मोड ऑफ बायसिंग को हम लोग रेफर करते हैं कट ऑफ मोड के नाम से। दूसरी तरफ अगर मैं सैचुरेशन मोड की बात करूं तो हम यहां बात करते हैं कि इनपुट भी फॉरवर्ड बायस है,
आउटपुट भी फॉरवर्ड बायस है, ऐसा हम कहते हैं। ठीक है, इनपुट तो हम फॉरवर्ड बायस कर ही रहे हैं क्योंकि हमारी VBE की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है ना। जब VCE की वैल्यू हम पॉजिटिव कर रहे थे तो हमने क्या किया था, कलेक्टर को हायर पोटेंशियल पे रखा था। कलेक्टर इज एट हायर पोटेंशियल, उस वजह से आपके पास रिवर्स बायस हो रहा था, है ना। बट अगर आप नोटिस करो यहां पर इस सेक्शन में VCE की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है और टुवर्ड्स जीरो भी है। ठीक है, तो आप या तो नो बायसिंग समझो या फिर रिवर्स बायसिंग समझो। तो VCE की वैल्यू क्या हो गई है आपके पास, नेगेटिव है, इसका मतलब कलेक्टर पे नेगेटिव पोटेंशियल है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई कलेक्टर कैसा है, एन टाइप है। ठीक है, एन टाइप है तो उसके हिसाब से आपके पास कैसा हो गया है, VCE की वैल्यू नेगेटिव है, ये एन टाइप था। एन टाइप पे नेगेटिव पोटेंशियल दोगे तो आप कहोगे कि ये तो मैंने फॉरवर्ड बायस कर दिया, यानी कि आउटपुट सेक्शन भी आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। क्लियर है भाई, है ना। तो इस तरह से आप बायसिंग को आइडेंटिफाई करते हो। सबसे पहले तो एक्टिव मोड की बात करें तो एक्टिव मोड में तो सिंपल है आपका फंडा, इनपुट आपने करा है फॉरवर्ड बायस और आउटपुट करा है आपने रिवर्स बायस। आउटपुट को किया आपने रिवर्स बायस, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब इनपुट फॉरवर्ड बायस मतलब VBE की वैल्यू पॉजिटिव होना, जो कि हर केस में है ही हमारे पास, दैट इज अराउंड 0.7। इनपुट सेक्शन को हम फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं। आउटपुट सेक्शन की बात करें तो वी हैव VCE पॉजिटिव दे रहे हैं, कलेक्टर जो कि मेरा एन टाइप है उस पे मैं पॉजिटिव पोटेंशियल दे रही हूं। इसका मतलब ये भी तो है कि मैंने इसको क्या कर दिया है, रिवर्स बायस कर दिया है ना। इनपुट फॉरवर्ड बायस होना, आउटपुट रिवर्स बायस होना, आपके पास क्या कहलाता है भाई, आपके पास कहलाता है बेसिकली एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन। इस मोड में हम ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, इस मोड में हम लोग ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं एज एन एम्पलीफायर। अब आगे की कहानी सुनो, लोड लाइन भी डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ कि लोड लाइन क्या चीज है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, है ना। लोड लाइन आपके पास क्या आता है, सुनना ध्यान से। देखो, जो आपने कर्व बनाया, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाई, वो तो एक्सपेरिमेंटल कर्व है ना। जो आपने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाई दैट इज योर एक्सपेरिमेंटल कर्व। अब अगर मैं थ्योरेटिकली इसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि भाई ये बढ़ रहा था तो इसकी वजह से ये चेंजेस हो गए, बट अगर हम KVL की हेल्प से या नॉर्मल जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स रूल्स हैं उनके हिसाब से आउटपुट सेक्शन को एनालिसिस करें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनकर आएगी या जो भी क्राइटेरिया या जो भी कर्व बनकर आएगा उसे हम कहेंगे लोड एनालिसिस। तो लोड एनालिसिस करने के लिए आपको ध्यान देना है आउटपुट सेक्शन पे। दिस इज योर इमीटर, यहां पर है एक रेजिस्टेंस, दिस इज योर बेस, ये है कलेक्टर, और यहां पर आपके पास दिस इज योर VCC, RC रेजिस्टेंस है, यहां पर पोटेंशियल है आपके पास VCE। करेक्ट है भाई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। करंट फ्लो कुछ इस तरह से करेगा तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कुछ इस तरह से आएगी। सही है, और सुनिए बात, अब अगर मैं आउटपुट सेक्शन में KVL लगा देती हूं, ये मेरा आउटपुट सेक्शन है, अप्लाई KVL
इन आउटपुट सेक्शन। अगर आप आउटपुट सेक्शन में केवीएल लगाओगे, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, VCC -2 प्लस प्लस करंट फ्लो कर रहा है आपका, IC करंट फ्लो करेगा इसके क्रॉस, माइनस ICRC माइनस VC इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बन के आ गया है। अब इसके हिसाब से हम थोड़ा सा एनालिसिस को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं टू मैच विद आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में आपके पास देखो क्या था, आपके पास IC था y एक्सिस पर और ये था x एक्सिस पर। तो हम उसी के हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं कि IC आपका है y एक्सिस पर एंड VCE इज ऑन x एक्सिस। ठीक है, तो y एक्सिस वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। ये आ गया आपके पास। नाउ IC इज इक्वल टू प्लस VCC डिवाइड बाई RC। तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इसी को आप कहते हैं लोड लाइन इक्वेशन। लोड लाइन इक्वेशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर लोड लाइन इक्वेशन को, इफ लोड लाइन इक्वेशन is plotted with output characteristic, तो इस केस में जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स को आप रेफर करेंगे एज क्यू पॉइंट या फिर ऑपरेटिंग पॉइंट, है ना। द इंटरसेक्शन पॉइंट of both are called operating point quiescent point और इसी को छोटी भाषा में कहते हैं क्यू पॉइंट। ठीक है भाई, क्यू पॉइंट बताता है कि आपका ट्रांजिस्टर एट प्रेजेंट किस वैल्यूज पर ऑपरेट हो रहा है, मतलब इनपुट में क्या बायसिंग कंडीशंस रखी हैं, आउटपुट में क्या बायसिंग कंडीशन रखी है, आईसी की वैल्यू कितनी है आपकी एट पर्टिकुलर बायसिंग की बात कर रहे हैं, वीसी की वैल्यू कितनी है एंड बेस करंट की वैल्यू कितनी है, इन सभी चीजों के बारे में डिस्क्रिप्शन बताता है। देखो ध्यान से सुनना, ये है आईसी, ये है वीसीई। तो ऑब्वियस सी बात है जब मुझसे क्यू पॉइंट पूछेगा तो मुझसे क्या पूछ रहा है, आपका एक पॉइंट ही तो है, इंटरसेक्शन कहीं भी हो, मान लो इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और वाई। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे यही तो पूछ रहा है। क्यू पॉइंट पूछने का मतलब है वीसी की वैल्यू पूछ रहा है और आईसी की वैल्यू पूछ रहा है ना। और अगर फिर भी प्लॉट ही बनवाना चाहे तो प्लॉट में कुछ भी नहीं है भाई, तीसरा जो पैरामीटर आता है वो हम आई बी जो कि कांस्टेंट रखते हैं, तीसरा पैरामीटर है वो। तो आपसे 3 पैरामीटर पूछ रहा है इफेक्टिवली वो। ठीक है, तो जब भी आपको बोले क्यू पॉइंट निकालो तो आप क्या निकालेंगे, इन चीजों को प्रेफरेंस देंगे, इसको प्रेफरेंस देंगे एंड इसके अकॉर्डिंग जो भी कर्व मैच होगा उसी पॉइंट पे आपका क्यू पॉइंट लाई करेगा। एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक ग्राफ पे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट होगा लोड लाइन का एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का। आई होप आप लोगों को लोड लाइन और क्यू पॉइंट सभी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगली क्लास में मैं बात करूंगी इन डिटेल क्यू पॉइंट के वेरिएशन के बारे में और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में कि भाई उसको स्टेबल करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आज के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है कॉमन एमीटर को,
विच इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। बायसिंग कैसी है, इनपुट में क्या है, आउटपुट में क्या है, ये सभी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम कहते हैं लोड लाइन एंड क्यू पॉइंट, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है भाई, तो इसी के साथ आज की क्लास करेंगे क्लोज। आप सभी लोग प्लीज रिवाइज करिए एंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं रिलेटेड टू क्यू पॉइंट। एक सजेशन है, प्लीज रिवाइज केवीएल, क्योंकि केवीएल नहीं होगा तो फिर सवाल होना बहुत डिफिकल्ट है। केवीएल जरूर रिवाइज करिए और उसी पे बेस सारे के सारे आपके क्वेश्चंस होते हैं। इसी के साथ आज की क्लास करेंगे क्लोज, आज का सेशन करेंगे क्लोज। विल सी यू ऑल वेरी सून अगेन, जहां पर हम लोग क्यू पॉइंट के बारे में बात करेंगे इन डिटेल, ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट कि क्यू पॉइंट को क्या रखना चाहिए, क्या आइडियल पोजीशन होती है, वेरी कर सकता है नहीं कर सकता है, अगर वेरी कर सकता है तो उसको स्टेबल करने के लिए क्या कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो इसका ध्यान रखते हुए आज का सेशन क्लोज करते हैं। विल सी यू ऑल वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।